guys, question is, ये क्वेश्चन है, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड स्मूथ है, ये ग्राउंड स्मूथ है, इसका मास m है, इसका एंगल थीटा है, ये हाइट h है, यहां से रेस्ट से स्मॉल m को रिलीज कर दिया, स्मॉल m को रिलीज कर दिया, और फिर इसने कहा जब वो नीचे पहुंच जाए उस इंस्टेंट पे फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्या है, स्मॉल m पूछा है कैपिटल m पूछा है, ऑफ कैपिटल M पूछा है, चलो मैंने पूछ लिया एंड स्मॉल m ऑल्सो। पहली चीज तो जब ये नीचे आएगा तो तुम्हें फील आनी चाहिए ये लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा। अब इसके अंदर हमने न्यूटन लॉज का क्वेश्चन हो गया, ये न्यूटन लॉज का क्वेश्चन हो गया। हमने ये कहा जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी एक्सेलरेशन तो मान सकता हूं, एसपीडी बनाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल ऐसे, mg ऐसे, नॉर्मल 1 ऐसे, ठीक है कि नहीं है। ये एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, दो एक्सिस चूज कर ली, इससे आ गया n साइन थीटा इज कैपिटल M कैपिटल A, n cos थीटा प्लस mg इज नॉर्मल 1। हाँ जी, अब प्रॉब्लम आई स्मॉल m को लेके, स्मॉल m कैसे गिरेगा। पहली बात तो स्मॉल m ऐसे नहीं जाएगा, हमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी एक्सेलरेशन ही नहीं पता तुम्हें, सही पूछा जाए तो तुमने इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ ले रहे हो, इसकी तरफ इधर की तरफ होती ही नहीं है, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन होती है। और F इक्वल टू ma में एक्सेलरेशन कहां से लेते हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको लिखने का तरीका होता था, हम ये कहते थे इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। एंड फिर मैंने कहा था कि ये चीज स्टेटमेंट A3 से, स्टेटमेंट A3 क्या थी, मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, रिलेटिव मोशन इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी अलोंग दिस। लेकिन ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M ऐड करनी पड़ेगी। इसकी एक्चुअली एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग होगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी और ही लाइन पे होगी, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसे गिरेगा, ये इधर पहुंच जाएगा, फिर ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है, वो ना कि इस लाइन के अलोंग, हाँ या ना। तो हम ये कहेंगे सेकंड वाले का क्या करोगे, उसके एफबीडी के अंदर तो दो फोर्सेस बनाओगे mg एंड नॉर्मल, बस यही इसका एफबीडी हो गया, और इसका एक्सेलरेशन डायग्राम क्या हो जाएगा, a रिलेटिव एंड कैपिटल A का वेक्टर सम, इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बननी चाहिए। उसके बाद दो एक्सिस चूज कर लो, एक एक्स एक्सिस ये मान लो, वाई एक्सिस ये मान लो, एक्स एक्सिस ये मान लो, वाई एक्सिस ये मान लो। इसमें तुम ये कहोगे कि ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसमें एक्सेलरेशंस को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे इधर की तरफ हो गया a cos थीटा, इधर की तरफ हो गया a साइन थीटा, तो इक्वेशन बन जाएगा mg साइन थीटा इज m ar माइनस a cos थीटा, f नेट इज ma, f नेट इज m a नेट, तो हम ये कहेंगे mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज ma साइन थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद इन दो इक्वेशन से कैपिटल A निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा mg cos थीटा माइनस n को लिख देना ma बाय साइन थीटा, हाँ ma बाय साइन थीटा इज स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा। तो इससे कैपिटल A आ जाएगा, कैपिटल A आ जाएगा mg
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए रिलेटिव निकाल देना। ए रिलेटिव कितना आ जाएगा? ए रिलेटिव आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, दैट वुड बी जी साइन थीटा प्लस ये वाला इतना बड़ा कैपिटल ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लो, तो ये g साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। g साइन थीटा तो आ जाएगा m प्लस m साइन स्क्वायर प्लस m कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m प्लस m g साइन थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। ये ए रिलेटिव आ जाएगा। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद मैं ये कहूंगा, सो उसके बाद हम ये कहेंगे कि देखो वेज ऐसे था, जब ये यहां से छोड़ा, ये हाइट h थी, ये एंगल थीटा था, ये m था। हमें पता है इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? कैपिटल ए। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? ए आर और कैपिटल ए का वेक्टर सम। जब वो नीचे पहुंचेगा तो ऐसे हो जाएगा कि ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। इसकी वेलोसिटी मान सकता हूं कितनी हो गई? कैपिटल वी। और इस वाले की वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट होंगे, इधर तो होनी चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी और इधर होनी चाहिए कैपिटल वी एट टाइम टी। यहां तक का समझ में आ रहा है? वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग न्यूटन लॉज। वो तो होता ही है कि भाई न्यूटन लॉज से तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। इसमें क्या करोगे, जब ये नीचे पहुंचा तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी हो गई वी आर एंड वी का वेक्टर सम, और इसकी हो गई इधर की तरफ v, टाइम t पे नीचे पहुंचा। मान लो मुझे वी आर भी निकालना है और v भी निकालना है। अब मैं कैसे निकालूं वी आर और v? सोच के भाई, अगर मैं देखूं तो ये यहां से नीचे गया, असलियत में तो वो यहां से नीचे नहीं गया, वो ऐसे गया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर बैठ के देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्या क्वांटिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एस आर। तो मैं ये कह सकता हूं रिलेटिव मोशन पे 3 इक्वेशंस लगा दो, वी आर इज यू आर प्लस ए आर टी। तुम कहोगे रिलेटिव पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है भाई, ये हाइट h थी, ये थीटा था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? h बाय साइन थीटा, h बाय साइन थीटा। तो वी आर इज यू आर प्लस ए आर टी, एस आर इज यू आर टी प्लस हाफ ए आर टी स्क्वेयर, वी आर स्क्वेयर इज यू आर स्क्वेयर प्लस 2 ए आर एस आर। यू आर कितना हो गया? 0, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 0, रेस्ट से छोड़ा है। तो मैं चाहूं तो यहां से t निकाल लूं और फिर यहां पर डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा? वी आर आ जाएगा। और फिर मैं चाहूं तो ये अलग से इक्वेशन लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, उससे हमारे पास v भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया भाई? हम ये कह सकते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज करो, ये वाली इक्वेशन यूज करोगे तो क्या लिख दोगे? t इज 2h बाय साइन थीटा इंटू ए आर का अंडर द रूट। एस आर इज h बाय साइन थीटा, तो हम कहेंगे 2h बाय साइन थीटा अपॉन ए आर का अंडर द रूट। सही है कि नहीं है? और उसके बाद में वी आर को लिख सकता हूं ए आर टी एंड v को लिख सकता हूं ए टी। क्वेश्चन में वैसे v पूछा था, वी आर तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि वो भी निकाला जा सकता है। तो v कितना आ जाएगा? a को क्या लिख दोगे? ये क्वांटिटी, दैट इज mg साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन m प्लस m साइन स्क्वायर थीटा। सही है? t को क्या लिख दूंगा? अंडर द रूट ऑफ
2h/sin थीटा। ए आर नीचे लिखना पड़ेगा, ए आर कितना आ गया, m+m g sin थीटा अपॉन m+m sin स्क्वायर थीटा। देखो कट गया, कुछ कुछ तो कट गया, साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो ये पूरा साइन कटेगा, हाँ या ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास mg cos थीटा अपॉन ये अंडर द रूट 2h अपॉन m+m साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे एक रूट जी में बचेगा, तो ये जी अंदर ले जाओ, ये आंसर है, दैट्स वी। तो एक मिनट, एक m+m भी तो है, m+m ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 2m² gh cos स्क्वायर थीटा, 2m² g cos स्क्वायर gh cos स्क्वायर थीटा अपॉन m+m sin स्क्वायर थीटा का होल का अंडर द रूट, वही आ रहा है ना। क्या हुआ, तो तुम्हें आता था ये ए आर और ए वाली चीज, इस पे हमने कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन कर लिए। बोर्ड की तरफ देखें, क्या हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में यहां से छोड़ा गया था, यहां से छोड़ा गया, ये एच है, ये एम है, ये थीटा है, ये स्मॉल एम है, यहां पर रेस्ट से छोड़ा गया, फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई वो जब लेफ्ट में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vr एंड v का वेक्टर सम, क्योंकि नेट वेलोसिटी तो इनका रिजल्टेंट ही होगी ना, गॉट इट और नॉट। अब मैंने सिस्टम पे लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहूंगा, लॉस इन जीपी ऑफ स्मॉल एम इज गोइंग इनटू गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है। लॉस इन जीपी ऑफ स्मॉल एम तो आ गया mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी में क्या बोल दोगे, हाफ mv² तो लिख दोगे, प्लस हाफ m, इसकी स्पीड का स्क्वायर करना है यार, इसकी स्पीड तो इनका रिजल्टेंट नहीं हो जाएगी, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये 180 माइनस थीटा, तो दैट इसकी स्पीड का, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, v² प्लस vr² प्लस 2v vr cos 180 माइनस थीटा का अंडर द रूट, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, v² प्लस vr² प्लस 2v vr cos 180 माइनस थीटा का अंडर द रूट का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ m v² प्लस vr² माइनस 2v vr cos थीटा। तुम कहोगे cos 180 माइनस थीटा, मैंने उसी को तो लिख दिया माइनस cos थीटा, हाँ या ना। ये एक इक्वेशन हो गई, इससे तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्यों, अननोन कितने हैं, v और vr। अब मैंने सोचा कि इसको सिस्टम मान लो, तुम वो कुछ कहीं पे भी सिस्टम मान लेते हैं, हम कहीं पे भी सिस्टम मान लेते हैं, जबकि इसमें तो एक्सेलरेशन बिल्कुल अलग अलग है। न्यूटन लॉ में तो हम सिस्टम कब मान देते, ऐसे क्वेश्चनों में सिस्टम मानते थे कि दे मूव टुगेदर, तो एक डब्बा मान लो ये 100 न्यूटन होता था, ये 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, एक्सेलरेशन बोल दो सीधा 100/10, तो 10 हो गई। हम तो यहां पे सिस्टम मानते थे। अब नया रूल क्या बना, सिस्टम कभी भी माना जा सकता है, सिस्टम कभी भी माना जा सकता है, भले ही वो कितने ही उटपटांग ढंग से चल रहे हैं, मैंने सिस्टम मान गया। गाइस 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 इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये mg लग रहा है, ये नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स हो गई ना, और mg लग रहा है, और नॉर्मल 1 लग रहा है। हमने कहा ये नॉर्मल तो कट गया,
तो पूरे सिस्टम का एफबीडी देखा जाए, पूरे सिस्टम का एफबीडी, तो नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल 1 लग रहा है। मैं कह दूंगा एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे एक्स एक्सिस में 0 है। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम का एफबीडी बनाया है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? m0 प्लस m0, और ये डायरेक्शन ले लो, मान लो पॉजिटिव, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m v माइनस वी आर कॉस थीटा। भाई तुम इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो ना, वी आर कॉस थीटा, वी आर साइन थीटा। हाँ जी, तो इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस में क्या होगा? लेफ्ट में मानूंगा तो बोल दूंगा v माइनस वी आर कॉस थीटा, और राइट में बोलूंगा तो वी आर कॉस थीटा माइनस वी। तो अगर राइट में लिखता तो फिर आगे नेगेटिव साइन लगाया था, और अगर मैंने लेफ्ट में ही मान लिया तो पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया। बात तो वही रहेगी, हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं ये दूसरी इक्वेशन हो गई? डन, क्वेश्चन इज ओवर। क्योंकि तुम इससे लिख दो वी आर इज m प्लस m v अपॉन m cos थीटा। अब ये वी आर की वैल्यू कहां रख दो? यहां पे भी रख दो और यहां पे भी रख दो। नाउ दिस होल विल बी एन इक्वेशन इन कैपिटल V। इनफैक्ट स्क्वायर की ही इक्वेशन आएगी। कैसे? यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर करोगे तो v का स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर एक v आएगा, एक वी आर आएगा, वी आर को v के टर्म्स में लिखोगे तो फिर से v का स्क्वायर बन जाएगा। पूरे में से v स्क्वायर कॉमन ले लेना। I am not going to solve it, okay? You are going to solve it. Answer will come out to be same, and this is a much easier way. अब तुम कहोगे वो इजी नहीं था, बहुत लंबा था यार। पहले एक्सेलरेशन निकाली, फिर तुमने काइनेमेटिक्स लगाई, तब जाके आंसर निकला। यहां पे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही करना चाहिए था। और ये सोचना इज नॉट इजी कि एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इन एक्स एक्सिस इज 0, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। कई बार इस क्वेश्चन में कुछ अजीब सी चीजें पूछी जाती हैं। कैसे? मान लो छोटे डब्बे और बड़े डब्बे के बीच में फ्रिक्शन होता, यहां पे फ्रिक्शन होता, तो क्या होता? तो मैं कहूंगा बीच में फ्रिक्शन होता तो ये इक्वेशन गलत हो जाती, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते लॉस इन जीपी इज गेन इन इसका के साथ में हीट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हीट। तो ये वाली इक्वेशन फेल हो जाती, लेकिन ये इक्वेशन अभी भी लग जाती। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन क्या हो जाता? इंटरनल फोर्स हो जाता। तो एक्सटर्नल फोर्स अभी भी एक्स एक्सिस में 0 ही होता, लेकिन अगर नीचे फ्रिक्शन आ जाता तो फिर ये वाली इक्वेशन भी फेल हो जाती। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फ्रिक्शन तो फिर हॉरिजॉन्टल में लगेगा, तो फिर एक्स एक्सिस में फोर्स आ जाएगी। तो फिर हम ये कहेंगे फिर तो हमें वो न्यूटन लॉ से करना ही है। एक्चुअली करना तो ये भी न्यूटन लॉ से पड़ेगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन में तो गड़बड़ आ जाएगी ना। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं, लेकिन तब भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वुड हैव बीन वैलिड इन एक्स एक्सिस। Conservation of linear momentum would have been valid if there was only one friction between the two bodies, and if there is friction between the body, the wedge and the ground, then not even your conservation of linear momentum would be valid. ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? तीसरी चीज कई बार पूछ लेते हैं कि m प्लस mg बड़ा है या नॉर्मल 1 बड़ा है। इन तीनों में से कौन सा? ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में ही आएंगे, जनरली मोर देन वन चॉइस करेक्ट में आ सकते हैं कि भाई ये बता दो इनमें से तीनों में से कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब तुम कहोगे ये तो न्यूटन लॉ का क्वेश्चन हो गया, जो एफबीडी बनाए थे उनसे निकल जाएगा। ऑब्वियसली निकल जाएगा, क्योंकि उसमें इक्वेशन बनी थी, याद करेंगे, n cos थीटा प्लस कैपिटल mg इज
नॉर्मल 1, तो तुम्हें नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन आई थी ना, n sin थीटा इज ma, जब a निकाला उससे n निकालो, तो n sin थीटा इज ma, जब n निकल गया तो फिर n cos थीटा प्लस mg इज n1 करो। आई थिंक कल तक तो सॉल्व हो ही जाएगा, हाँ या ना? लेकिन उन्होंने जब पूछा ऐसा क्वेश्चन, तो दे आर नॉट रियली थिंकिंग कि तुम न्यूटन लॉ से करोगे, वो तुमसे ये चीज सोचने पे मजबूर करना चाह रहे हैं। कैसे सोचा जा सकता है मैं बताता हूं। हम ये कहेंगे पूरे सिस्टम का एफबीडी में ये तीन फोर्सेस ही तो लग रही हैं, ये तीन फोर्सेस तो लग रही हैं, m प्लस एम जी और नॉर्मल 1। अब ये बताओ ये फोर्सेस सिस्टम पे लग रही हैं, तो सिस्टम के ऊपर देखते हैं। सिस्टम के ऊपर y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। और सिस्टम का y एक्सिस में फाइनल मोमेंटम कितना है? y एक्सिस में सिस्टम का, मैंने कहा इसका तो है ही नहीं, और इसका y एक्सिस में नीचे आ जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y एक्सिस फाइनल वुड बी m vr साइन थीटा प्लस 0। ये 0 किसका है? कैपिटल M का। और मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y एक्सिस इनिशियल वुड बी 0। फाइनल, और फाइनल की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। फाइनल की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। तो फाइनल मोमेंटम हमारा y एक्सिस में नीचे की तरफ हो गया, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का y एक्सिस में 0 हो गया। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर दूं तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y एक्सिस फाइनल माइनस मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन y एक्सिस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ये क्या कर दिया? डेल्टा p बाय डेल्टा टी, डेल्टा p बाय डेल्टा टी इन y एक्सिस। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? ये तो नीचे की तरफ है, ये तो 0 है, तो होल ये वेक्टर कैसे आया? नीचे की तरफ आया। चेंज इन मोमेंटम पर अपॉन टाइम इज एफ एवरेज। तो ये पूरा वेक्टर अगर नीचे की तरफ है तो नेट फोर्स सिस्टम पे y एक्सिस में नीचे की तरफ लगनी चाहिए। इसका मतलब m प्लस एम जी नॉर्मल 1 से बड़ा होना चाहिए। वो कहेगा नहीं समझ में आया, नहीं आया ना? मैंने कहा कि y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है, y एक्सिस में फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, इसका वेलोसिटी ऐसे थी, इसकी ऐसे थी, सिस्टम का। तुम कहोगे इसका तो है ही नहीं, मैंने कहा तब भी सिस्टम में तो काउंट कर रहा हूं ना इसे, तो इसका 0 है, इसका तो है नीचे की तरफ, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या वेक्टर बनेगा? फाइनल वेक्टर नीचे की तरफ है एम वी आर साइन थीटा, इनिशियल 0 है, मतलब इसका फाइनल 0 है, इनिशियल दोनों का ही 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? नीचे की तरफ वेक्टर। और मैंने कहा ऊपर से नीचे आने के टाइम को बोल दूं t, तो चेंज इन मोमेंटम इन y एक्सिस अपॉन टाइम कर दूं तो ये क्या चीज होती है? डेल्टा p बाय डेल्टा t फोर्स होता है, तो दैट शुड बी फोर्स ऑन सिस्टम इन y एक्सिस। अब ये वाली क्वांटिटी अगर नीचे की तरफ एक वेक्टर है तो ये वाली क्वांटिटी भी नेट नीचे की तरफ लगनी चाहिए, ये नेट नीचे की तरफ लगनी चाहिए। तो इस एफबीडी को देखते हुए ये कह सकता हूं कि ये फोर्स और ये फोर्स का सम बड़ा होना चाहिए नॉर्मल 1 से, सो दैट कि नेट फोर्स नीचे लगे। इसका मतलब m प्लस एम जी नॉर्मल 1 से बड़ा होना चाहिए। ये गलत और ये गलत। चलो इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन, ये टैंक है, इसका मास m है, ये एंगल थीटा है, और अंदर एक तोप का गोला है जिसका मास स्मॉल m है। ग्राउंड हमारा स्मूथ है, ग्राउंड हमारा स्मूथ है, इसको फायर किया गया। इज वेलोसिटी ऑफ शेल विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार just after firing, क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, कौन सा कार, कैसा कार? टैंक।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ टैंक। स्टोरी ये हुई कि बारूद फट गया। क्या फट गया? बारूद फटा। जब बारूद फटेगा तो ऐसा कुछ होगा ना, इस पे एफ लगेगा इधर, तो इस पे एफ लगेगा इधर, और नीचे लगेगा mg, और नीचे लगेगा कैपिटल mg, और नीचे फ्रिक्शन है नहीं तो ऊपर लगेगा नॉर्मल 1। ये जो F है ये तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी। अब यू माइट बी कंफ्यूज कि सिर्फ ये F ही लगेंगी, और भी तो हो सकती है। मैंने कहा ठीक है, वो भी इंटरनल हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है तोप का गोला निकलने लगे तो इस पे फ्रिक्शन लगे, तो ट्यूब के ऊपर भी फ्रिक्शन लगे, घिसता हुआ जाए। मैंने कहा था इंटरनल। क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या लग रही हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस mg, mg and n1. There is no external force in x-axis, so I can say momentum of system in x-axis is constant. हाँ, इसमें ये कह सकते हो फाइनल मोमेंटम कैसा हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी डायग्राम कैसा होगा। ये तो इधर जाने लग जाएगा v से। ये क्यों हुआ? मैंने कहा ये इस फोर्स का देन है। इस पे रिएक्शन फोर्स लगी थी, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने कहा कि टैंक तू चल लेफ्ट में। और गोले की वेलोसिटी कैसे बनाऊं? गोले की वेलोसिटी इसने कही कितनी हो गई? v रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार आफ्टर फायरिंग। तो v रिलेटिव होनी चाहिए तोप के अलोंग। किस एंगल पे? थीटा पे। प्लस द वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम। हाँ या ना? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस में क्या कहेगा? m0 प्लस m0 इज कैपिटल mv प्लस स्मॉल m v माइनस vr cos थीटा। मैंने कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हाँ या ना? तो इससे v आ जाएगा mvr cos थीटा अपॉन m प्लस m, mvr cos थीटा अपॉन m प्लस m। इस क्वेश्चन को कराने का एक और कारण भी था। कैन एनीवन थिंक ओवर इट? वो तो हो ही जाएगा, प्रोजेक्टाइल में भी पंगे आएंगे। इसकी ये वेलोसिटी नहीं है, इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी है। कहीं सोचो कि ये ऐसे जाएगा, तो उसमें ये x कंपोनेंट हो जाएगा vr cos माइनस v, और y कंपोनेंट हो जाएगा vr sin। वो नहीं था। मैंने कहा सिस्टम देखें, सिस्टम गाइस, सिस्टम पे फोर्सेस क्या लग रही हैं? n1, mg और mg। और मैंने कहा सिस्टम में फाइनल मोमेंटम सिस्टम का y एक्सिस में आ गया। कितना आ गया? m vr sin थीटा प्लस कैपिटल m0 माइनस m0 अपॉन डेल्टा t इज f एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इन y एक्सिस। अब ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ है, तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे y एक्सिस में किधर लगनी चाहिए? ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। इसका मतलब n1 इज ग्रेटर देन m प्लस mg। अरे फील ना आई? जब तोप फायर करोगे एंगल पे दाएं, तो नीचे वाला जो नॉर्मल है वो दाएं ऊपर की तरफ लगेगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा m प्लस mg से।